है आप सभी लोगों को। अगर पहली बार आप जुड़े हैं हमारे साथ चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कर लें वीडियो को और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी आसानी से आप लोग के दोस्त भी पढ़ पाएं बिल्कुल पास में यूपी टेट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपए प्राप्त किए हों तो उसके खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी थी? आयुष, कैसे हैं आप? नमस्कार। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपए प्राप्त किए हों तो खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए सवाल को कराने का बड़ा आसान तरीका है। अगर मैं मानूं कि अंडे एक्स थे, अंडों की संख्या एक्स थी, अगर मैं अंडों की संख्या में कुल मल्टीप्लाई कर दूं एक अंडे का वैल्यू तो आपको टोटल प्राइस मिल जाएगा ना। तो एक अंडे का वैल्यू कितना? 5 रुपए में 3 थे, तो 5 रुपए में 3, 5/3। तो जो कॉस्ट प्राइस बना वो बना 5x/3। सेम उसने 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेच दिए, तो जो एक्स अंडे थे उसने वो 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो सेल्स प्राइस कितना हुआ? 12x/5। उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस जो था वो 143 रुपए था, क्योंकि उसने 143 रुपए प्राप्त किए इस पूरे सिलसिले में। तो क्या किया आपने? तो 12x/5 माइनस 5x/3 इज इक्वल टू व्हाट? 143। अब आपने 15 इसका एलसीएम लिया, तो 5 दिए 15, 12 दिए 36, माइनस 5 पंजे 25, x इज इक्वल टू 143। आप कह सकते हैं 11x इज इक्वल टू 143 मल्टीप्लाई बाय 15, और x इज इक्वल टू व्हाट? 143 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 11, दैट इज 13 एंड 15 45 19 195। तो राइट ऑप्शन क्या है? 195। तो भैया ने 195 अंडे की संख्या थी जिनके आधार पर उसने इन चीजों को प्राप्त किया। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। प्रणाम अर्पित जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा प्रश्न कैसे हुआ है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू सॉल्व। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से रिजल्ट देगा। एक और सवाल, चलिए। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है वो क्या होगी? द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एडेड टू 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड सम डिवाइडेड बाय 345 इज व्हाट? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए और योगफल 345 से पूरा पूरा कट जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? तो देखिए अर्पित, हाँ सही कहा आपने। तो सबसे छोटी संख्या देखो, तो इनमें से वो कौन सी छोटी संख्या जिसको मैं 4 अंकों वाली संख्या में जोड़ दूं तो 345 से विभाजित हो जाए? तो अब सब जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं? इसमें क्या जोड़ूं कि संख्या पूरी जो है 345 से डिवाइड हो जाए? देखो तरीका तो यहाँ पर बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें जब 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 345 से डिवाइड करोगे तो 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि संख्या के अंत में या तो 0 आए या 5 आए, तभी वो संख्या डिविजिबल मानी जाएगी। 5 से डिवाइड की बात करते हैं तो, है ना? तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या, अगर मैं 50 जोड़ता हूं तो इकाई का अंक 9 आएगा। 6 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 9999 में 6 जोड़ दूं, यू विल गेट 500, यही तो आएगा, है ना? बात ये है ना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। आयुष ने कुछ पूछा है, आयुष बताता हूं अभी। इज इट क्लियर? तो यानी ये संख्या आप यहाँ 6 जोड़ देंगे तो ये 5 से कट जाएगी। अगर आप ऑप्शन से ना करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे भाई? 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या होती है ये वाली, आपने इसमें डिवाइड कर दिया 345 से, तो देखो 3 3 9 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार गया, तो कितना हुआ? 690। 9 0 और 3, आपने 9 उतारा, अब कितने बार जाएगा? 8 बार। तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, और 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 36, 8 दिया 24 और 3 27, 9 3 और दैट इज 3।
339। अब 339 तो इससे कटता नहीं है, तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 339 345 बन जाए, तो आपने कहा 6 जोड़ देंगे तो 345 ये हो जाएगा, जो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी इस संख्या में अगर आप 6 जोड़ देंगे यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? राइट ऑप्शन था 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। एक बार आयुष जो आपने प्रश्न भेजा इसको इंग्लिश में भी भेज दें, क्योंकि ये अविभाज्य जो आपने लिखा है अभाज्य है। ये क्या लिखा है आपने, मुझे इसका बताइएगा, फिर मैं आगे बताता हूं। एक और प्रश्न, किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक 45, 20, 41, 43, 25, 54, 47, 36, 40, 62 और 55 है। इनकी माध्यिका क्या होगी? व्हाट इज द मीडियन, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब हमें किस तरह से प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है भाई, ये तो आप बताएंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि आपका जवाब क्या आता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। यस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अविभाज्य है, कभी आपने कुछ और लिख दिया, दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा, इसीलिए मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि ये आपको पता लग जाए। ओके, ओके, लेट्स सी, समझते हैं जवाब। हाँ अभी करते हैं इसको सॉल्व, बताते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो, इस सवाल को अभी सॉल्व करेंगे, चिंता ना किया करो आप। तो यहां पर जवाब मिला है सी। देखो आपको पता है ना, जब भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, जब भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि भाई जब भी आप माध्यिका निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो आपको दो चीज करनी पड़ती है, या तो उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इस तरह से आप लगाते हैं, है ना। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से कोई चीज आपको दी होगी, देन यू विल गेट अरेंजमेंट, यू हैव टू डू अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करें तो सबसे छोटी संख्या पहले क्या है? इट्स 20 ना, द 20, आफ्टर दैट 25, आफ्टर दैट that is 36, then 40, उसके बाद 41, then 43, then 45, then 47, then 55, 54, 55, and last one is 62. These are the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 नंबर आपके सामने आ गए। अब क्या करें? आपको मीडियन तो पता है ना कैसे निकालते हैं, वैसे बता दूं टोटल नंबर कितने हैं, 1 से 11 तक नंबर है। तो जो मीडियन होता है वो होता है n+1 अपॉन टूथ नंबर या टूथ टॉप। तो यानी n कितना, 11+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6th नंबर। 6 डिजिट कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। एक तरीका तो ये है, अदरवाइज हम सीधा भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो मिड में आए। तो ये आपने देखा छठा नंबर दोनों से मिड में है, तो यही इसका मीडियन है। तो राइट ऑप्शन है 43। यहाँ पर आयुष ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब जरा दे दूं पहले, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया, बीच में सवाल आ गया था। प्रश्न था यदि a+2 a+4 आर प्राइम नंबर्स, मैं इंग्लिश को लिख देता हूं उसको, इन्होंने बोला अविभाज्य नहीं प्राइम नंबर्स हैं, तो a का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो a का वैल्यू इनमें से क्या हो सकता है? तो देखते हैं। ओके, तो कितना बन सकता है इसका आंसर, कोई बताएगा मुझे? अभी यहां पर बोला गया है, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर टू गिव द आंसर? एनीवन कैन दी? प्राइम नंबर्स हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक इवन नंबर निकाल लूं, ए जो है कोई भी इवन नंबर, सॉरी मैंने स्टार्टिंग से कर दिया, दैट इज 2 इज द प्राइम नंबर। अब आगे चलेंगे
तो क्या करेंगे भाई, ये तो फिर क्या, ये तो भाई दो में अगर आप दो जोड़ोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, दैट इज द लीस्ट केस। इसके अलावा जब आगे चलोगे तो यू विल गेट 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, तो जितने भी नंबर आगे मिलेंगे दोज आर नॉट प्राइम। सिर्फ अगर दो आप रखते हैं दैट इज द प्राइम, लेकिन आप उसमें दो जोड़ दे देंगे या चार जोड़ देंगे क्योंकि इवन नंबर बन जाएगा वो, और इवन नंबर जो होते हैं वो प्राइम नहीं होते। तो देर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट ए इज इक्वल टू 2। तो देर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ, ए के कितने मान होंगे? नहीं, इट्स वन नॉट थ्री। ए का सिर्फ एक ही मान हो सकता है, दैट इज वन, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम थोड़ी है। उसने बोला हाउ मेनी प्राइम नंबर, सब प्राइम नंबर्स बताए ना उन्होंने, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर तो निकला, दैट इज 2, अदर देन नॉट प्राइम। सो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है ना। पे सही है। इज इट क्लियर? किसका सवाल था ये? आयुष, नाउ इट्स क्लियर, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। 10 संख्याओं का माध्य 12.5 है, उनमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 है, अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, छठवीं संख्या क्या है? तो क्वेश्चन वाज ए प्लस 2 एंड ए प्लस 4, इट इन द कमेंट बॉक्स ना, मैंने कमेंट सेक्शन से लिया, आप भी कमेंट में देख लीजिएगा। अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, तो छठवीं संख्या क्या है? तो आप सभी जानते हैं, बी ऑप्शन मिला है मुझे बहुत तेजी से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 नहीं होता आयुष, आप सबसे लीस्ट किस लेके चलेंगे ना, सबसे छोटा संख्या आयुष 3 थोड़ी होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2। 10 संख्याओं का माध्य 12.5 है, तो ये माध्य का मतलब क्या होता है? दैट इज ए काइंड ऑफ एवरेज, दैट इज ए काइंड ऑफ एन एवरेज। ये एवरेज के जैसा ही तो होता है। तो एवरेज अगर निकालते तो टोटल कैसे निकालते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माध्य इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं माध्य की बात करता हूं तो वो तो कुल योग बटे कुल संख्या है ना, ये तो होता है कुल संख्या। अब आपने क्या काम किया, अगर मैं कुल योग की बात करता हूं तो माध्य में कुल संख्या की मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन 10 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? आपने कहा 10 मल्टीप्लाई बाई 12.5, दैट इज 125। तो 10 संख्याओं का योग 125 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसने कहा पहली 6 संख्याओं का माध्य 15 है, तो पहली 6 संख्याओं का माध्य अगर 15 है तो 15 छिक्का 90 इनका हो गया, और अंतिम 5 संख्याओं का माध्य कितना है? दैट इज 10, ये 50 हो गया। तो ये टोटल संख्या कितनी होगी? 6 और 5 11, तो 11 संख्याओं का टोटल कितना हुआ? 140, जबकि 10 संख्याओं का टोटल कितना है? 125। तो अगर मैं उस छठी संख्या का वैल्यू निकालूं तो घटा दूं, दैट इज 15 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान सवाल था। वेरी गुड, सवाल क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं जवाब क्या होगा। एक और, 25,075 को रुपए में परिवर्तित कर दो। कितना आसान सवाल है। कन्वर्ट 25,075 पैसा इनटू रुपीज। ओ माय गॉड, इतना आसान सवाल आपके सामने है और आप कह रहे हैं जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। 25,075 को रुपए में परिवर्तित करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बचपन से सीखे हैं कि भाई हमें 1 रुपया मिलता था तो मतलब किसका मान 100 पैसे के बराबर होता था। तो मुझे इतने पैसे मिले तो मेरे पास कितने रुपए हैं? तो आपने क्या कहा, 25,075 में सर 100 का डिवाइड कर दो। ठीक है ना? तो देखते हैं आप क्या करें भाई। यहां पर देखें, ओ माय गॉड, तो आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा दैट इज 2। यहां तो क्या करें, 250 रुपये 76 पैसे, दैट इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क। इज इट क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात है, क्लियर। एक और सवाल, अब थोड़ा पैडागोगी की बात करते हैं, तो पैडागोगी के सवालों को आपसे पूछते हैं। सवाल आपके समक्ष लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं जल्दी से इसका आंसर आप मुझे दे देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल का उत्तर देने में, ऐसा मुझे लगता है। ओके, प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओ माय गॉड, आयुष ने तो तुरंत ही आंसर दे दिया तेजी, बिना मेरे पढ़े, बिना आपके पढ़े। चलो तो फिर तो अच्छी बात है, पैडागोगी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और यहां पर डी सबने,
क्या बात है, सब लोगों ने अच्छे से जवाब दिया मुझे, और मुझे काफी अच्छा लगा है कि आप इस तरह से जवाब देते हैं और आप बड़ी आसानी से सवाल को कर लेते हैं। चलो तो देखते हैं जवाब क्या मिला है आपका। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। समझो, गणित कई विषयों के साथ समाकलित किया जा सकता है, क्या यह गलत है? आप खूब एनसीएफ पढ़े हैं, उसमें यह कहा गया है कि बच्चे को दूसरे विषयों के साथ जुड़कर पढ़ाओ। सही बात है। वृत्तीय चित्रण को बोलते हैं पैटर्न। ये पैटर्न होता क्या है इसको समझ लो। जैसे मैं लिखू 3 9 27, नेक्स्ट टर्म बता दो क्या होगी। मैं लिखा 3 9 27, इसकी नेक्स्ट टर्म बताओ कौन सी होगी, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? और जल्दी बताओ जिससे कि मुझे पता लग जाए। 7 अंक अभी बताता हूँ, बताते हैं, अभी अभी बता दे, 2 मिनट रुकिएगा, तो उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा, टेंशन ना लें को। ओके। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ये क्या हो गया, क्या चल गया? ओके, तो भाई बात समझ में अभी आयुष देते हैं आपका जवाब। प्रतिचित्रण, अब इसका आंसर मुझे मिला 81, बहुत बड़े कमेंट लेट आ रहे हैं आप लोगों के। 81, तो मुझे प्राइस मिला 81, इसका जो वैल्यू मिला 81। ये आपने कैसे निकाला? आपने पीछे वाले प्रश्नों पर आगे वाले सवाल में जो टर्म्स दिए हैं उनको कनेक्ट किया कि भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 3 3 के स्टेप में 3 गुना आगे वाली संख्या हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो संख्या पर आपने रूल निकाला कि इसमें हम 3 की गुणा कर रहे हैं, बस यही मैपिंग है कि ये वाला नंबर नेक्स्ट वाले नंबर से कैसे मैप कर रहा है। दैट इज द लॉजिक। और ये लागू होता है किस पर? अगर मैं आकृतियों की बात करूं, यहाँ सपोज एक डॉट लगा दिया है मैंने, 2 डॉट लगा दिया, तो नेक्स्ट वाले में 3 डॉट आनी चाहिए ना। तो ये सब क्या है? ये अनुपातिक विवेचन और स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, ये बात भी सही है। लेकिन प्रतिचित्रण गणित की पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। जो गणित को आप कह सकते हैं प्रतिचित्रण का भाग नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गणित प्रतिचित्रण का भाग है, क्योंकि आप गणित में ये सब चीजें पढ़ते हो। राधे राधे। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित समस्या यानी गणित का उच्च स्तर पढ़ाई की तैयारी कराना, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो उम्मीद है आपका जवाब मुझे जल्दी से मिलेगा और आप तेजी से करने की कोशिश भी करेंगे। दैट्स वेरी नाइस। उम्मीद है जवाब जरूर मिलेगा। और यहाँ पर सबने आंसर देने की कोशिश की है, क्या बात है। तेजी सब लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरह से आंसर देंगे तो इट इज वेरी कूल एंड नाइस। चलो भाई, अब देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिला है। और यहाँ पर सी, बहुत बढ़िया, क्योंकि एनसीएफ क्या कहता है, देखो एनसीएफ बहुत कुछ कहता है जो आपको समझना है। उसने कहा कि गणित का उच्चतर पढ़ाई तैयार कराना, ये एकदम गलत बात है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चा जिस कक्षा में है उसे उसी कक्षा का सिलेबस पढ़ाओ, उसी कक्षा का गणित पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि उसको आगे की क्लासेस का गणित पढ़ाने लग जाओ जो उद्देश्यों के खिलाफ। इससे बच्चा डिमोटिवेट होगा और बच्चा चीजों को नहीं समझ पाएगा और वो गणित से दुश्मनी कर लेगा। ठीक है ना? तो दैट इज द राइट ऑप्शन सी। आप एनसीएफ के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर का एजुकेशन देते हैं, एकदम सही बात है। समस्या के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हैं, सही बात है। और बच्चे की सोच की प्रक्रिया का गणितीकरण करना ही बेसिक उद्देश्य है मैथमेटिक्स का। एक आयुष का, ओ माय गॉड सुभाष, कोई बात नहीं सुभाष, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, यू विल गेट इट इजीली। आयुष ने एक सवाल पूछा था कि 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्वक संख्या कौन सी है। देखो इस सवाल उन्होंने शायद मुझसे पूछा है, अभी मैं उसका आंसर दे देता हूँ, और वो बीच में क्वेश्चन आ गया था इसलिए नहीं बता पाया था। तो चलो आयुष का सवाल देखते हैं, और देखते हैं, एक बार मैं स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ दूसरी, इससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके चलो, एक स्लाइड मैंने ले लिया है।
7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आयुष कौन सी होती है? दैट इज 7 बार 9। ऐसे होता है ना। तो बस दो तरीके हैं इसके निकालने के। इसका या तो सीधा वर्गमूल निकाल दो ऐसे करके, जोड़े बनते हैं ना उसमें ऐसे, तरीका नंबर 1। या फिर इसके फैक्टर कर लो, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात कर दूं, 3 से कटेगा, 3 तिया 9। अब यहां से +3 कर दिया तो यहां से 99 आपने लिया, 3 और 3 6, ये एक बार जाएगा, आपने 61 लिख दिया। यहां पर कितना हुआ? 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गए 3, 38 +1 और यहाँ पर आ गया तो 62 हो गया। आपने फिर 99 उतार लिया। यहाँ पर 6 छंग 36 6 बार जाएगा, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 छंग 36 और 1 37। कितना बचा? आपने कहा 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गया 1, 143, 6 आपने ऊपर से जोड़ दिया, कितना बचा? 632। अब एक बार और 9 उतार लिया आपने, तो कितना हुआ? अब जाएगा 2 बार, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। 9 में से 4 गए 5, 5 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7 और 1, 1755 घटा दो उसमें से, ठीक है ना आयुष? 1755 घटा दो, यू विल गेट द आंसर। दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट, अदरवाइज यू हैव टू फैक्टराइज। फिर ये ऑप्शन के आधार पर होगा आयुष, फिर वो ऑप्शन से होता है। हाँ, एलसीएम से बात तो वही पड़ेगी। आप एलसीएम लोगे तब भी तो फैक्टर करने पड़ेंगे आपको सारे। अगर आप एलसीएम लोगे देन यू हैव टू डू फैक्टर्स ना। लुक लाइक दिस, 3 से काटोगे, है ना, 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 बार, देन काम तो वही करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलो एक सवाल और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, चलो दूसरे बताता हूं अब इस क्वेश्चन के बाद। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? अगर बच्चे को आप माप पढ़ाने की बात करते हो, मेजरमेंट पढ़ाने की बात करते हो, तो कौन सा श्रेणी क्रम सबसे बढ़िया है? प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना और तुलना करना। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का प्रयोग करना और तुलना करना। दीज आर दी, दिस इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, क्या ये सवाल आया हुआ भी एग्जाम में, और हर सेट में इस सवाल में से एक सवाल आपसे जरूर पूछा गया, चाहे वो घुमा के पूछे, लेकिन पूछा जरूर है उसने कि इसका सही क्रम क्या होगा, या कौन सा स्टेप आता है, कौन सा स्टेप नहीं आता, किसको पहले प्रयोग के, घुमा घुमा के आंसर पूछता है। और आपका जवाब यहाँ पर सी मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। किसी भी बच्चे को माप का संदर्भ पढ़ाना, मेजरमेंट को पढ़ाना, मेजरमेंट की स्टडी कराना, इट इज डिपेंड्स ओनली एंड ओनली वन थिंग, दीज आर द 4 स्टेप। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन, this is the observation and verification. Number 2 is use of non standard units. थर्ड स्टेप में आता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, और फोर्थ स्टेप में आता है कोरिलेशन, और कह सकते हैं डेवलप ऑफ यूनिट नॉलेज, और उनको विकसित करना। दीज आर द 4 स्टेप्स। तो पहले में बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, उसके बाद वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज करता है। जैसे आपने कहा ना, बिलांद, इतना बड़ा, इतना छोटा, ये सब क्या होते हैं? वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में आते हैं। उसके बाद बच्चा स्टैंडर्ड यूनिट को जानता है कि मीटर क्या है, कैसे मीटर में मापते हैं, इंच क्या है, और बाद में उनकी कोरिलेशन को ढूंढता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, इस तरह की चीजों को वो डेवलप करना शुरू करता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको कंपैरिजन भी बोल देते हैं, जो यहाँ लिखा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी था, तुलना करना, फिर उसके बाद यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यानी अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। आयुष, आपका सवाल वापस आता लेता हूं। जैसे आपने कहा, इसका दूसरा तरीका देखिए आयुष, अगर चीजें छोटी होती हैं,
अगर डिजिट छोटी है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा 999 का बता दो, तो यू कैन यूज एनी मेथड. Just because of digits are too huge, digits are too big, then in this situation that is the best way to do this question look like this. Otherwise अगर कोई options आपके पास हो then we can do. ठीक है ना, या तो फिर ये ऑप्शन के आधार पर होगा, ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है जिससे मैं आपको करा रहा हूं. ठीक है आयुष, प्लीज नोट इट डाउन. अगर आपके पास कोई ऑप्शन है इसके, यू कैन शेयर, देन वी विल डिस्कस अपॉन द ऑप्शंस मेथड. एक और सवाल. छोटी डिजिट में तो हम कर लेते हैं क्योंकि एक ही अंक कम करना होता है, यू विल गेट द आंसर. लेकिन इतनी बड़ी डिजिट में 1755 कम करोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं. ये किसमें सहायता करते हैं? अगर हम बात करते हैं 10 ग्राम का, बिंदु के खेल का, प्रतिरूपों का, तो मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता को विकसित वृद्धि करने में, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या फिर परिकलन कौशल के संवर्धन में. At the primary level, the use of 10 gram point games, models, etc. help the students in which. तो आपने कहा है 10 ग्राम मूलभूत संक्रियाओं को समझने में काम आते हैं, स्थानिक समझ को, योग्यताओं को तुलना करने में, या फिर परिकलन कौशल की वृद्धि में. सभी लोग एक ही सुर में बोले हैं कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, और एकदम करेक्ट जवाब आपने दिया है, दैट इज बी इज द राइट आंसर. यानी पेडागोगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, दैट्स वेरी नाइस. तो हम बात करते हैं प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी स्तर पर जो 10 ग्राम बिंदु के खेल हैं. 10 ग्राम तो सब जानते होंगे ना, ये 5 या 7 आकृति से बनी एक आभासी प्रतिमा होती है, आभासी चित्र होता है जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं. डॉट गेम आप सबने खेले होंगे, इस तरह से होते थे, बचपन में बहुत खेले, अब भी बहुत सारे लोग खेलते होंगे कि तू भी लाइन खींच और मैं भी लाइन खींचूं, जिसका गोला पहले बन गया वो विन हो जाएगा. ओके, अब मेरा बन गया, दैट इज. एंड पैटर्न जो होते हैं, these are depends on the numbers as I show you in the previous example. तो अब ये स्थानिक समझ क्या है, ये मैंने आपको समझाया था. स्थानिक समझ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ये स्थानिक समझ क्या है, इसको बोलते हैं स्पैटल थिंकिंग इंग्लिश में, और इसका मीनिंग होता है आकृतियों का अध्ययन, आकृतियों के बारे में जानकारी होना, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर्स एंड शेप्स इज स्थानिक समझ, इज स्पैटल थिंकिंग. इसी को त्रिभुवन समझ भी बोलते हैं. प्रीवियस 2 टेट में वहां पर आपको स्पैटल थिंकिंग नहीं मिला है, त्रिभुवन समझ मिला है, त्रिभुवन समझ मिला है, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्थानिक समझ. ओके, वेरी गुड. जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभाव साधन है? ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को जानने का है, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणा, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखा और कोणों के बारे में जानना. रेट में बीएड स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया, गलत हुआ, ये तो गलत हुआ है. देखते हैं जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी. जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? ज्यामितीय आकृतियों, उनकी विशेषताओं, त्रिविम समझ, त्रिविम आकृतियों. आई थिंक सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पर जरूर देखा होगा इसको, ऐसा मुझे लगता है आपने जरूर देखा होगा. जियो बोर्ड को तो सभी लोगों ने देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है, और नहीं देखा हो तो मुझे बता देना भैया. ए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे ज्यादा देने की कोशिश की जा रही है. ओके, लेट्स सी, समझते हैं आपका ए ऑप्शन क्या है. अगर आपने कहा है तो जरूर आपका ऑप्शन लिया जाएगा और आपसे जरूर समझाया जाएगा. ओके, तो शायद आपने जियो बोर्ड को जरूर देखा होगा, पहले नहीं देखा हो तो मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, डोंट वरी. जियो बोर्ड आपके पास ही ला रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और चीजों को आप समझ लें आसानी से. ओके, तो देखिए जियो बोर्ड किसका साधन है? ऑप्शन मिला है ए, ज्यामितीय आकृति उनकी विशेषताओं को. बहुत बढ़िया, तो राइट ऑप्शन सही दिया आपने, क्योंकि जियो बोर्ड जो होता है वो ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करता है, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर स्थापित नहीं करता, क्योंकि जियो बोर्ड ओनली 2D शेप्स को ही काउंट करता है, इसमें आप 3D शेप डिजाइन नहीं कर सकते. सममिति की अवधारणा पर यह बात नहीं करता, क्योंकि इसमें कभी भी बच्चे को नहीं बताया जाता कि सममिति की रेखा क्या है, इसका उद्देश्य नहीं है. और आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरण, रेखा और कोण आप इस पर ड्रॉ ही नहीं कर सकते. कैसे? ऐसे, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपकी, दैट इज जियो बोर्ड. हाँ बता रहा हूँ रितु, देखते रहना. ये आपकी स्क्रीन पर जियो बोर्ड का चित्र आपको दिख रहा होगा. तो जियो बोर्ड क्या होता है? लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिस पर हम इक्वल डिस्टेंस पर आलमिन लगा देते हैं.
ये पिन से लगा देते हैं और रबर बैंड की सहायता से बच्चों को आकृति बनाना सिखाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर आकृति आपको दिख रही होंगी। इसमें क्या होता है, जब आकृति दिखती है तो बच्चे को आप चतुर्भुज बना सकते हो, समांतर चतुर्भुज बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो, वर्ग बना सकते हो, बहुभुज बना सकते हो, 3D शेप नहीं बना सकते। दूसरी बात, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप इसमें रेखा बना दें या इसमें कर्ण बना दें, बनेगा ही नहीं। आप कोशिश कर लो, क्योंकि रेखा जब भी बनती है उसमें एरो का निशान होता है, क्योंकि आप एरो को डिपेंड करते हो। एरो कैसे बनाओगे इसमें? तो इसका उद्देश्य किरण रेखा और के उद्देश्यों को परिभाषित नहीं करना है, इसका मतलब है ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक वैल्यूज, दैट इज ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्न में से किसकी उपलब्धि से है? गणित के संकीर्ण उद्देश्य लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोगों की, या गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की? तो तेजी से मिला है आंसर मुझे ABCD के रूप में, और सभी लोग डी ऑप्शन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी, अगर आपने डी कहा है तो देखते हैं। देखिए, गणित के उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की एकदम सही जवाब है। क्यों? महत्वाकांक्षी जो वर्ड है उसका मतलब होता है एम्बिशियस, अंग्रेजी में बोलते हैं एम्बिशियस। और महत्वाकांक्षी का मतलब, जैसे मैंने कहा, सिकंदर एक महत्वाकांक्षी शासक था, हिटलर एक महत्वाकांक्षी शासक था, सम्राट अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो इसका मतलब क्या है? महत्वाकांक्षी मतलब जिनके गोल बड़े होते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को जीतने की कोशिश की थी, उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। तो गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करने का जो मतलब है वो महत्वाकांक्षी से है। अगर मैं सुसंगत की बात करता तो एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने की बात की जाती है। अगर वो पूछता सुसंगत का मतलब क्या है, देन राइट ऑप्शन बी। अगर वो बोलता महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप गणित के प्रयोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। राइट ऑप्शन है डी इस क्वेश्चन का। एक और, सांख्यिकी के प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको दिया था? सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक में, जो स्टैटिस्टिक है उसमें एक वर्ड है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को किसने बनाया? A.R. फिशर, गाउस, लाप्लास या न्यूटन? तो यहां पर जवाब मिलने की कोशिश है। मेथड कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक, देन व्हाट इज इन स्टैटिस्टिक, व्हाट वाज द मेन क्रेडिट गोज टू बोथ। जो थी एकदम सही, सब लोगों ने कहा है, दैट इज R.A. फिशर। R.A. फिशर ने ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, वेरिएंस का मतलब होता है कि चीजों में कैसे कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस उतार चढ़ाव को स्टेट्स में कैसे मेजर किया है, इस मेथड की जो खोज का श्रेय ज्यादा वो R.A. फिशर साहब को जाता है। राइट ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये तो शायद सभी को पता होगा आंसर कि किस विधि पर यह कार्य करती है। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि कार्य करती है? प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान या अनुसंधान, यानी लैबोरेटरी, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, और सब जानते हैं प्रदर्शन विधि इसको बोलते हैं। दैट इज प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन। ये कब किया जाता है? जब बच्चा कोई भी चार्ट मॉडल को एक्सप्लेन करता है या कोई बच्चा किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है, देन इट विल बी इन दी पिक्चर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गणित संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए? क्या बात है, जैसे ही क्वेश्चन आता तुरंत आंसर मिल रहा है। दैट्स वेरी नाइस, रिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही बात है। संकल्पना कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए। आने वाली कक्षाओं के लिए तैयार करना, मैंने मना किया था कि एनसीए बिल्कुल डिनाई करता है कि आप बच्चे को आने वाली कक्षाओं के लिए तैयार करें। आप सिर्फ बच्चे को उसी कक्षा के लिए तैयार करें, दैट्स इनफ। और एनसीएफ बार बार चिल्लाकर कहता है कि बालक को प्रतिदिन के अनुभवों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए तो उसका ज्ञान बहुत अच्छा बढ़ेगा। और कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना, ना ना। प्रोसीजरल नॉलेज नो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर होना चाहिए, प्रोसीजरल नॉलेज पर नहीं होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर संपूर्ण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया था। उपयुक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, कौन सी विधि का प्रयोग किया? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू।
मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा, उम्मीद है आप जवाब जरूर देंगे। लेट्स सी। ओके लेट्स सी। और यहां पर जवाब मिल रहा है ABCD। क्या बात है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग एकदम तैयार बैठे हैं क्वेश्चंस को लेकर के। तो पाइथागोरस ने बताया उस थ्योरम के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज दिए, उसने एग्जांपल्स दिए, 4 एग्जाम्पल दिए और कहा इन त्रिभुजों के संबंध खोजो। तो वह क्या कर रहे हैं, जब बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद कुछ नियम खोजने के लिए कहा जाता है, तो वो हमेशा आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड को यूज करता है। बिल्कुल। जगदीश कहे सीटेट का क्वेश्चन यहाँ टेट में। जगदीश जी आपको बता दें कि भैया यूपी टेट में भी पेडागोगी का 8 ही चैप्टर है, बेसिक में कम आता है, तो हम किसी भी मौके को चूक नहीं सकते। क्योंकि अगर आप सोचेंगे पेडागोगी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अगर सिलेबस देखोगे अध्यापन संबंधी मुद्दे हिंदी में लिखा है, वहां पर 8 चैप्टर्स का जिक्र है। वो 8 में से कुछ भी दे देगा तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये तो आता ही नहीं है यूपी टेट में, इस वजह से इसको लिया जा रहा है। एक और, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन? सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी? 8/11, 11/17, 2/3 या 3/5? विच वन इज दी? अब देखो इस सवाल को करने के दो तरीके आपके पास होते तो तीन भी हैं। आप एलसीएम से कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसका डिवाइड करूं तो क्या हो, 11 7 77 बचे 3 और 11 दूनी 22। इससे डिवाइड करें तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102.6। इसको बात करें तो 0.66, 102 8 और 17 क्या, इसको करें तो 0.536। तो आपने क्या देखा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ओह 1177। तो सब लोग सी बता रहे हैं भाई, क्या बात है, सी। सब लोग सी के ऊपर पीछे पड़े हैं, पता नहीं कौन से हिसाब से बता रहे हैं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये क्या सवाल रटे हुए हैं आप लोगों को? हाँ जी, क्या आपने इनको रटा, ऐसे बस बिना पढ़े उत्तर दे रहे हो? ऐसा क्यों? जब आपके सामने लिखा है 8/11 तो अब 2/3 को क्यों बोल रहे हैं बार बार बड़ा है? और सभी ने एक सुर में बोल दिया, क्या बात है भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। आप सबने एक ही सुर में सबने बोला सी 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 वाई, 2/3 सबसे बड़ा है, 3/5 सबसे बड़ा है। अरे भाई 8 देखो ना, 0.72 वैल्यू इसका है, इसका 63 लगभग, इसका 66, इसका 0.6, सबसे बड़ा 72 तो है। तो 72 बड़ा है ना सबसे, तो आप बाकी सी को क्यों बता रहे हैं? सबसे बड़ी भिन्न तो ए होनी चाहिए ना 8/11। इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं, आप इसको कैसे करते हैं, देखो 8/11, 11/17, 2/3 और 3/5। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी तरीका बताया हुआ है। देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 17/8 136 और 11 में 121, ये बड़ा है, ये छोड़ दिए छोटा है। इसका करो 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट नाउ? क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हुए हैं अभी, क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हुए हैं। 8 × 3 = 24 और 11 दूनी 22, अब भी यही बड़ा है। आगे वाले में देखिए 8 × 5 = 40 और 11 × 3 = 33, अब भी यही बड़ा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने बताया ना कि अगर आपको दो भिन्न को कंपैरिजन करना तो कैसे करते हैं, सिंपल लॉजिक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। देखो 5 दूनी 10 और 3 3 9, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, 2/3 ऐसे। ये तो क्वेश्चन तो भी बहुत सारे बचे हैं, तो 14 क्वेश्चन होंगे इसमें लगभग। ओके एक और सवाल, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बता दो। यानी व्हाट इज द होल स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 16 20 एंड 24? दैट इज 1600, 3600, 6400 या 14400। सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
टेक योर टाइम, टेक योर ऑन टाइम, देन डू द क्वेश्चन, देन इट वुड बी बेटर। नहीं तो ये आपको फिर प्रॉब्लम ही करेगा। और यहाँ पर 17 का ए मिल रहा है क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1600 ही है। ए, देखो इस सवाल को करने के लिए आपको पहले पूर्ण संख्या निकालनी पड़ेगी, पूर्ण वर्ग। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, क्योंकि 3 डिजिट ऑलरेडी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सब ए बता रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। 16, 20 और 24 का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम क्या आएगा, मेरे हिसाब से 240 आना चाहिए, क्योंकि 240 20 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, तो 240 इज द एलसीएम। ये होना चाहिए ना 240। 240 तो एलसीएम होगा इसका, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं। अब क्या करें, क्योंकि पूर्ण संख्या की बात की थी, तो पहले इसके फैक्टर कर देता हूं, जब भी बात बनेगी। 2 से काटे, 2 अट्ठे 16, 10 और 12, फिर आपने 2 से काट दिया, 4, 5 और 6, फिर 2 से काट दिया आपने, 2, 5 और 3, फिर 2 से काट दिया आपने कहा 1, 5 और 3। अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं तो इस फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, यही तो हुए। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी संख्या को पूर्णवर्ग संख्या कैसे कह सकते हो आप, किसी भी संख्या को पूर्णवर्ग कब कह सकते हो, जब उसके कंप्लीट जोड़े बन जाए, जैसे 2 2 का जोड़ा 1 बना, 2 का जोड़ा 1 बना, यहां तो मिसिंग है एक जोड़ा, तो 3 का एक जोड़ा और चाहिए ना आपको, तो आपने एक जोड़ा अपनी तरफ से बढ़ा दिया, 5 का भी एक जोड़ा चाहिए, अब कर लो इसमें। तो अब क्या हुआ, यानी अगर इसमें 3 और 5 की गुणा हो जाए तो कंप्लीट जोड़े बन जाएंगे, कंप्लीट कपल बन जाएंगे। तो ये 5 से 15 और बढ़ गया इसमें, 240 में 5 और 3 की गुणा कर दिया आपने, 24 थी 72, 5 की गुणा 5 0 0, 5 19 5 7 35 और अरे 36, तो राइट ऑप्शन 3600। ए ऑप्शन रॉन्ग आंसर है, राइट ऑप्शन इज बी। बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, गलत भी उत्तर आप लोग कर रहे हैं और फिर चले भी जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड। आपके सवाल सही नहीं आ रहे हैं, पिछले 2-3 सवालों से मैं देख रहा हूं, आप हर बार गलती पर गलती किए जा रहे हैं। 6400 क्यों होगा, अजीत ने 6400 बोला है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो 16 से कटने वाली संख्या देख लो, ये भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी, लेकिन 24 से ही नहीं कटेगी, है तो सारी पूर्ण वर्ग, लेकिन 24 से 1600 नहीं डिवाइड होगा, जबकि 3600 सबसे डिवाइड हो जाएगा। यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 18 क्वेश्चन है, x एस्ट्रिक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यानी अगर x और y के बीच में ये कोई ऑपरेटर मैं लगाता हूं, तो मेरे सामने ये चीज निकल के आती है कि इसका वैल्यू ये है, तो आपको 8 एस्ट्रिक 5 का मान बताना है। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो आप सभी जानते, जैसे उसने बोला x एस्ट्रिक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो ऐसे ही 8 5 को करें तो ये नहीं, पहले का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस फिर दोनों की गुणा, है ना। तो क्या हुआ 64 प्लस 25 प्लस 40, 104 और 129, राइट ऑप्शन 129। क्लियर है, तो इसका आंसर 129 होना चाहिए था। चलो अच्छा, जवाब देने का पूरा प्रयास आप लोग करें, दैट्स वेरी नाइस। इस तरह से ही आप करेंगे, यू विल गेट द आंसर। खूबसूरत जवाब था, काफी अच्छी कोशिश और प्रयास से भरा आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को जरूर करेंगे अच्छे से। और भैया सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया करो भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लाइक नहीं कर पाते हैं और बड़े कम समय में आप सवालों को समझ नहीं पाते हैं, दैट्स वेरी नाइस। चलो देख लेते हैं आपका जवाब आखिरकार हमें क्या मिल रहा है, दैट्स वेरी नाइस। राइट आंसर इज बी। ओके, एक सवाल और, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा, ये आपको बताना है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% पर बेच दिया, कोई बात नहीं है भैया, उसकी मर्जी, उसका माल कितने पर बेचे हो, और बाकी जो बचा भाग था उसने उसको लागत मूल्य पर बेच दिया जितना था। अब आपको बताना है उसे टोटल सौदे पर कितना प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 25%।
सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द आंसर इजीली इफ यू अंडरस्टैंड द टास्क एंड क्वेश्चन। क्योंकि दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% पर बेचा, प्रॉब्लम नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने माना दुकानदार जो था वो 100 रुपए की चीज लेकर बैठा था, उसने उसका 3/4 यानी उसका 75% भाग कितने पर बेच दिया, 20% पर बेच दिया, फायदे 120 कर दो सीधा, तो अब जल्दी समझ जाएंगे। 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, तो 90 रुपए की बेच दी उसने वो चीज। और जो दूसरा वाला पार्ट था तो कितना बचा, 25 बचा ना वो पार्ट। भाई 100 में से जब उसने 3/4 इस पर बेचा, 75 रुपए निकला वो, तो बाकी तो 25 वाला तो जितने का लाया था उतने का बेच दिया, तो 90 रुपए में बेचा, और जितने का लाया था उतना ये बेच दिया, तो टोटल उसने 115 रुपए का सामान बेच दिया। जो 100 रुपए का सामान था वो 115 का बेच दिया। बात समझ में आ रही है? तो टोटल उसे फायदा कितना हुआ भाई, 100 रुपए की चीज 15 पर बेची, तो 15% का फायदा हो गया ना। बड़ा सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या बात है? फिर से समझाऊं, दोबारा समझ लो। भाई उसके पास 100 रुपए की चीज थी, उसने इसका 3/4 यानी 75 रुपए का, और दूसरा 25 तो शेष बच गया ना, तो 75 रुपए वाले को तो 20% लाभ पर बेचा है, और 25 वाले को 25 रुपया लाया था, 25 का ही बेच दिया। क्लियर है? अब क्या हुआ, तो भाई आपने देखा 75% उसने 20% के हिसाब से बेचा, तो 75 का 20% कितना होता है, आपने कहा 75, भाई आपने कहा सिंपल है 15 रुपए होता है, तो 75 में 15 जोड़ दिए, तो उसने क्या जोड़ा, 90 रुपए का ये बेचा, और जो 25 वाला तो 25 का ही बेच दिया, तो टोटल 115 का सामान बेच दिया ना। तो 100 रुपए की चीज को उसने 115 का बेच दिया, तो फायदा कितना हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, दैट इज 15%। इज इट क्लियर? एनी इशू? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, आसान सवाल था, इजीली हैंडल हो गया, इजीली मैनेज हो गया। एक और सवाल लेते हैं फिर आपके सामने। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। यदि उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए हों, तो ब्याज की वार्षिक दर बता दो कितनी थी। 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए, 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए दिए, और दर दोनों की बराबर थी, और उस दोनों से ब्याज के रूप में टोटल मिलाकर के 2200 रुपए प्राप्त हुए। साल भी अलग है और वर्ष भी अलग है और दर एक है और अमाउंट भी अलग है। तो देखते हैं आपका जवाब हमें किस तरह से आप देने की कोशिश। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन अगर आप कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देता हूं। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अगर मैं, उसने क्या बोला, ए से मिला ब्याज प्लस बी से मिला ब्याज, दोनों का टोटल 2200 रुपए है, तो ए से कितना ब्याज मिला मैं निकाल लूं। तो 5,000 रुपए उसने दिए 2 साल के लिए, दर का नहीं पता था, अपॉन 100, और बी को कितना दिए थे, सी को, यानी बी और सी को कर लो इसको ऐसे। तो दूसरे वाले को कितने मिले, 3,000 रुपए का उसका मूलधन था, 4 साल के लिए दिया, दर नहीं पता थी, अपॉन 100, और आपने देखा किसके बराबर था, 2200 के बराबर था। यही तो है। अब इसको जोड़ दें तो ये क्या हुआ ना, ये बना 5 दूनी 10,000 आर प्लस 3 चौक 12,000 आर इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई 2200। अब देखो 22,000 आर इज इक्वल टू दिस वन, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 2200 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 22,000। दो जीरो कट गए, एक से कट कर 22, आर इज इक्वल टू 10%। राइट ऑप्शन इज दी। तो आप समझ के करेंगे, सोच के करेंगे सवालों को, तो आप गलती नहीं करेंगे। इट इज वेरी क्लियर एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? वेरी गुड, दैट्स नाइस। ओके, डन, इट्स डन ना, वेरी गुड, कूल, इट्स अंडरस्टैंडेबल। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम होती है कैन आस्क। तो भाई आज के सवालों का सिलसिला यहीं खत्म करें। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आए होंगे,
और काफी अच्छे सवाल आपने करने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और आगे भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे कि लगातार ये सेशन इसी समय पर आपको मिलता है जहां पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आज के लिए दीजिएगा इजाजत, इतना ही। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।